ठीक है, तो अभी मैं आपको सैंपल वो बताऊँगी कि आपको क्या बोलना है जब आपसे पूछा जाए कि आप प्रोजेक्ट में क्या एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है? तो आपको बोलना है कि आप एसएपी के मल्टी वेंडर सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम करते थे। मल्टी वेंडर मतलब एक ही कंपनी को अलग-अलग क कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपका एबीसी क्लाइंट है, तो वही क्लाइंट मल्टीपल वेंडर्स के साथ काम करता होगा और ऐसे ही आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, आप किसी एक डेडिकेटेड क्लाइंट के लिए काम नहीं करते, आपके पास अलग-अलग क्लाइंट्स आते हैं, उनके आपको अलग-अलग डिटेल्स आती है और अलग-अलग रिक्वेस्ट पे आप काम करते हैं। फिर ठीक है, फिर इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अ सिंगल क्लाइंट आई वर्क ऑन मल्टीपल कस्टमर लैंडस्केप एंड हैंडल इंसिडेंट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज यूजिंग सर्विस नाउ। इतना सब कुछ बोलने की जगह आप ऐसे कह सकते हो, मतलब इतना टेक्निकल तो इस मैटर में वो लोग नहीं एक्सपेक्ट करते। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि आपने क्या क्या काम किया है या हाउ डू योर वर्क लुक लाइक, कि आप कैसे काम करते हो डेली। तो आपको कहना है हम ऐसे पर्टिकुलर कस्टमर के लिए काम नहीं करते थे, हमारा मल्टीपल वेंडर मल्टीपल क्लाइंट प्रोजेक्ट था। मतलब हमारा क्लाइंट को मल्टीपल वेंडर सपोर्ट करते थे और जो हमारा वेंडर था और जो मतलब हम भी मल्टीपल क्लाइंट्स को सपोर्ट करते थे और हमारे पास टिकट बेसिस पे काम आता था। टिकट बेसिस आप इसको अपने इससे रिलेट करके बता सकते हो, अपना जो भी करंट काम है उससे, कि टिकट बेसिस पे कैसे होता था। सिस्टम मॉनिटरिंग का मैंने आपको बताया कि कौन से ट्रांजैक्शन कोड्स है, SM21, 50, 66, ST0N, ST03N, SM21, SM37, SMGW, SMICM, फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का, फिर हाना डेटाबेस का। हाना डेटाबेस पे आप मेमोरी चेक करते हो, साइज चेक करते हो, सारे सर्विसेज चल रहे नहीं चल रहे वो चेक करते हो, बैकअप हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करते हो। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूज़र क्रिएट करना SU01 से, यूज़र लॉक अनलॉक करना SU10 से, प्रोफाइल क्रिएट करना यूजिंग PFCG ट्रांजेक्शन कोड। उसके बाद में ये सारी चीज़ें, अगर कोई यूज़र कोई ट्रांजेक्शन कोड एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो उसको वो एक्सेस प्रोवाइड करवाना। ये सारी चीज़ें आपकी यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई। इसके बेसिस पे आपको टिकट आते हैं। जॉब मॉनिटरिंग यानी कि जो मान लो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है वो इंपोर्ट नहीं हो रही, उसका इशू आप मतलब जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है वो इंपोर्ट करना अप्रूवल्स लेके, सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक करना, सिस्टम बेसिकली कितना टाइम ले रहा है। अगर मान लो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा आ रहा है, या फिर मैंने आपको इसके पहले वीडियो में स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे कि वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। अगर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, मेमोरी कम हो गया है, वो सारी चीज़ें आप डेली मॉनिटरिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो, रिजॉल्व करते हो। पर आप सारे सिस्टम्स को डेली मॉनिटर नहीं करते, बट जो सिस्टम्स आपको डेडिकेटेडली किसी क्लाइंट के लिए दिए गए हैं उसका आप डेली मॉनिटरिंग करते हो। उसके अलावा आप किस टाइप के क्लाइंट से, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि मतलब क्लाइंट का नाम तो वैसे भी नहीं पूछते, वैसे आप बता नहीं सकते, बट ऐसा कह सकते हो एक एयरलाइन क्लाइंट था, एक मेडिकल क्लाइंट था। इस तरीके के बिना क्लाइंट का नाम लिए थोड़ा बहुत आप क्लाइंट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में किस तरह के टिकट्स आते हैं, तो आपको डेटाबेस रिफ्रेश या सिस्टम रिफ्रेश के बारे में मैं बता चुकी हूँ, उस टाइप के टिकट आते हैं। फिर इसके अलावा कर्नल अपग्रेड के टिकट आते हैं। फिर जो P1 इशू का आपको एक्सपीरियंस है वो आप अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिख सकते हो कि वैसे ही वो आते हैं। फिर मान लो किसी एक्टिविटी के बाद अगर सिस्टम का परफॉर्मेंस लो हो रहा है या रेप्लिकेशन चेक करना है, इस तरीके की चीज़ें वो भी आप चेक करते हो। फिर आप अलग-अलग टीम से कोऑर्डिनेट करते हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि हमारा जो वेंडर था, हमारा जो क्लाइंट है उसके लिए हमारे जो इंफ्रा टीम के वेंडर्स होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका डेटाबेस का कह रही हूँ मैं, एंटायर डेटाबेस का साइज़ ख़त्म हो गया है, मतलब सारा मेमोरी यूज़ हो गया है, तो आपको उसको डेटाबेस लेवल पे एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना। फिर अगर मान लो आपके पास कोई सिस्टम है जिसका अपग्रेड एक्टिविटी आया है, पर उसके अंदर अपग्रेड के पहले वो इंस्टॉलेशन किसी और ने किया था, किसी और वेंडर ने किया था, या उसका डॉक्यूमेंटेशन किसी और टीम ने किया था, तो उस टीम से कोऑर्डिनेट करना। इस तरीके की चीज़ें आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती है। ये आप अपने वर्ड्स में ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितना भी रटाऊँगी तो वो आपको वो नहीं होगा। आप अपने वर्ड्स में समझ के जब करोगे ना, तो आपको वो मतलब वो जेनेरिक भी लगेगा, रियल भी लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कैसे है।
फिर इसी में ये सारी चीज़ों के अलावा आप कह सकते हो कि इसके अलावा मैं ईसी डेटा माइग्रेशन या ईसीसी टू एस/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी में भी मैंने सपोर्ट किया है। उसके अलावा छोटे-मोटे जो अपग्रेड्स होते हैं, उसमें सपोर्ट किया है। फिर मैंने थोड़ा रिपोर्टिंग में भी काम किया है। मैंने लोगों को ट्रेनिंग देने में भी सपोर्ट देता था। ये देती थी उस तरीके से। फिर व्हाट काइंड ऑफ टिकट्स डू यू हैंडल? P1 टिकट्स आपके जैसे आपका वो यूज़र वाला इश्यू था कि डेटाबेस ज़्यादा टाइम ले रहा था, वो वाला इश्यू आप कह सकते हो। प्रोडक्शन सिस्टम डाउन चला गया या नया यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहा है या हाना डेटाबेस का साइज़ बढ़ गया है या मान लो ट्रांसपोर्ट फेल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो कर सकते हो। फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट अ रीसेंट P1 इंसिडेंट जो आपने इशू फेस किया था, ठीक है? तो इसके अंदर एग्जांपल ये होता है या फिर आपसे सीधे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि यूजर्स आर अनेबल टू लॉग इन इनटू एसएपी प्रोडक्शन सिस्टम। अगर कोई मान लो यूजर है वो प्रोडक्शन सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पा रहा है तो दिस इज अ सीरियस इशू, ठीक है? अगर मतलब ये डेवलपमेंट क्वालिटी वाला नहीं प्रोडक्शन वाला है तो सीरियस इशू हो गया, तो ये P1 में आ गया। P1 इशू रिजॉल्व करने के लिए आपसे एसएलए पूछ सकते हैं, तो आपको आपका एसएलए पता होना चाहिए कि 3 घंटे है, 4 घंटे है, जो भी है। फिर आपने उसको रिजॉल्व कैसे करा? तो इसमें छोटे थोड़े से स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे हम लोग सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं ना, SM21 था, SM51 था, जो सिस्टम के एप्लीकेशन स्टेटस के लिए यूज़ होता है। वर्क प्रोसेस के स्टेटस के लिए SM50 और SM66 यूज़ होता है। डिस्पैचर्स आपका ठीक से चल रहा है या नहीं, डेटाबेस और एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप R3 trans-d कमांड यूज़ करोगे जो आपका एप्लीकेशन लेवल पे चलेगा, ठीक है? उसके बाद में सिस्टम पे लोड चेक करोगे, उसके बाद में आप चेक करोगे कि सिस्टम के पास कोई वर्क प्रोसेसेस अवेलेबल है या नहीं। फिर SMGW और SMICM ट्रांजैक्शन कोड्स बताए थे मैंने आपको कि अगर मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं और आपका SM गेटवे का वो मैक्सिमम लिमिट अचीव हो चुका है, तो नए यूजर्स नहीं लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके के आपने ट्रबल शूटिंग करके इस तरीके की आप ट्रबल शूटिंग करते हो। और अगर फिर मान लो कुछ ऐसा इश्यू है जो नहीं मिल रहा है, तो आप मल्टीपल टीम्स साथ में कोऑर्डिनेट करके इस इश्यू को वो करते हो। तो जैसे आपने जो टर्म्स यूज़ किए थे, वॉर रूम लाइक सिचुएशन होती है, उस टाइप से आप इसका आंसर फ्रेम कर लेना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ठीक है? इसके अलावा फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई मतलब सिस्टम का परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम के पास वर्क प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं है या सारे जो यूज़र्स है या आईसीएम या फिर जीडब्ल्यू जो गेटवे होता है उसके मैक्सिमम लिमिट्स अचीव्ड है, या कोई बैकग्राउंड रनिंग जॉब है, या सिस्टम में परफॉर्मेंस वो है, या सिस्टम का डेटाबेस किसी वजह से बहुत स्लो परफॉर्म कर रहा है, या उस यूज़र के साथ कुछ दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आप ट्रबल शूट करके उस हिसाब से इसका रेजोल्यूशन करते हो, ठीक है? उसके बाद में अगर P2 में कैसे इश्यूज आते हैं, तो P2 में जैसे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस लो हो गया, तो इसकी ट्रबल शूटिंग भी आपकी सिमिलर ही होगी। आप चेक करोगे कि सारे वर्क प्रोसेसेस कितने ऑक्यूपाइड है, कितना लोड है। आप चेक करोगे अगर कोई बैकग्राउंड जॉब ऐसा है जो बहुत टाइम से चल रहा है, मान लो 1 घंटे से कोई बैकग्राउंड जॉब चल ही रहा है, आपके पास डायलॉग वर्क प्रोसेसेस कितने हैं, उसमें से फ्री कितने हैं, आपके पास बैकग्राउंड वर्क प्रोसेसेस कितने हैं, उसमें से फ्री कितने हैं, अगर कोई आपका ट्रांसपोर्ट है, इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, वो फेल हो रहा है, अगर आपका RFC कनेक्शन फेल हो रहा है, अगर आपके डेटाबेस में मेमोरी कम है, अगर आपका बैकअप ठीक से नहीं हो रहा है, तो लॉग आपका भरता जा रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें, मतलब आप चाहो तो इसको अपने आप थोड़ा सा रिसर्च करके, जो मतलब क्वेश्चंस रिसर्च करके या अपना थोड़ा टेक्निकल वो लगा के उस हिसाब से आंसर्स फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? P1 इंसिडेंट हो गया, P2 इंसिडेंट हो गया एग्जाम्पल के लिए, P3 हो गया यूज़र क्रिएशन, मतलब कोई यूज़र है जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कोड नहीं यूज़ कर पा रहा है, वो आपका P3 में आ गया। कि या फिर प्रिंटिंग रिक्वेस्ट है वो नहीं चल रही है, तो आप वो कैसे चेक करोगे? ये सारी चीज़ें आपके P3 में आ गई। P4 मतलब कि कोई रिपोर्ट बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके के इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, जैसे ये तो हो ही गया आपका, ठीक है? इसको तो बस यही चीज़ें आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लेना अपने वर्ड्स में, जो आपको कॉन्फिडेंट लगता है वो सारे टर्म्स यूज़ करके। काइंड ऑफ टिकट्स आपका P1 P2 तो हो ही गया, P3 P4 इतना कुछ पूछते नहीं है कोई, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए दिया, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। फिर हाउ इज़ द वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर टीम, मतलब आपकी टीम कैसे काम करती है? तो आप कह सकते हो कि हमारे पास एक ओएस टीम अलग है, एक डेटाबेस टीम एक अलग है, एक अबैप टीम अलग है। मैं जो टीम मैनेज करता हूँ इट इज़ काइंड ऑफ मैं थोड़ा-सा एप्लीकेशन का देखता हूँ और बाकी सारा डेटाबेस का देखता हूँ, साथ-साथ थोड़े मेजर माइग्रेशंस में भी सपोर्ट करता हूँ, इस तरीके का बोल सकते हो। फिर बेसिस टीम क्या काम करती है? तो बेसिस टीम आपका
सिस्टम मॉनिटरिंग करती है, डेटा रिफ्रेश एक्टिविटी करती है, ईसीसी टू एस/4HANA सिस्टम कन्वर्जन करती है, सिस्टम अपग्रेड करती है, जो मान लो सम अपग्रेड जो होता है वो, और ईसीसी टू एस/4HANA जो सम डीएमओ करके यूज़ होता है वो करती है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन करती है, नया यूज़र बनाती है, नया प्रोफाइल बनाती है, डेटाबेस टीम क्या करती है, या आप डेटाबेस में क्या काम करते हो, तो आप बैकअप चेक करते हो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकवरी के लिए वो करते हो, पार्टीशनिंग इंडेक्सिंग में हेल्प करते हो अगर ज़रूरत पड़ती है तो, सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक करते हो। परफॉर्मेंस चेक करना मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स होता है डेटाबेस लेवल में। तो अगर आप हाना डेटाबेस स्टूडियो में लॉगिन कर पा रहे हो तो, या फिर डीबीए कॉकपिट में आप ट्रांजैक्शन चला के देखोगे तो उसके अंदर मल्टीपल रेशोज़ होते हैं। हिट रेशो हो गया, बफर रेशो हो गया, तो इसमें से 1-2 रेशोज़ समझ के उसको उसकी तरह कर सकते हो कि ये रेशोज़ चेक करता हूँ। रेप्लिकेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करता हूँ। फिर नया मतलब रेप्लिकेशन एनेबल करने के लिए एचडीबी एनसीटी टूल यूज़ करता है, डेटाबेस अपग्रेड्स एक्टिविटी पे काम करते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स हो गए आपके लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर टीम आप कह सकते हो इंटरनल भी है हमारी और अलग वेंडर के थ्रू भी होती है, तो उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखते हो, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन जो भी कहते हैं वो सब ध्यान रखते हो। नेटवर्क टीम है जो नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें देखती है। रोल और ऑथराइजेशन के लिए आप जनरली कह सकते हो कि हमारे पास एक सेपरेट सिक्योरिटी टीम है जो इन सब चीज़ों पे काम करती है, जैसे यूज़र क्रिएट करना, प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रोफाइल असाइन करना, ये सारी चीज़ें कह सकते हो। फंक्शनल टीम आपके बिजनेस प्रोसेस के इश्यूज, मतलब मान लो कि कोई मेजर इंसिडेंट हो गया तो सारी टीम्स को कोलैबोरेट करना, वो करना, उसकी आपकी एक अलग टीम है, एक आपकी अलग से वेब डेवलपमेंट टीम है। तो इस तरीके से जितना आपको सेंस बना रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से नोट्स बना के जितना समझ आ रहा है उतना ही बोलो और उतना ही लिखो, ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसने के चांसेस थोड़े कम। ठीक है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग में कंफ्यूजन के चांसेस थोड़े कम हो। तो अगर आपने, मतलब ये चीज़ है कि जब इसको आप रियल प्रोजेक्ट से वो करके देखोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर और आप उसको अच्छे से ज़्यादा समझा भी पाओगे। ठीक है, फिर बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं आपको सुबह बता ही चुकी हूँ सुबह वाले वीडियो में, कि मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांजैक्शन कोड्स और ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने आपको सुबह भेजी थी। ठीक है, उसके बाद में व्हाट डेटा ट्रांसफ़र डू यू डू इन सीएमएस? तो आप क्या डेटा ट्रांसफ़र करते हो सीएमएस में, ये है। तो आप ट्रांसपोर्ट्स आर रिलीज़, आई इंश्योर दे रीच द टारगेट सिस्टम मॉनिटर, ये आपका टीएमएस वाला हो गया। ठीक है, टीएमएस तो आप कॉन्फिडेंट हो इसके लिए, तो इसको हम लोग अभी के लिए वो करते हैं, स्किप करते हैं। गेटवे का मैंने बताया था, एसएमजीडब्ल्यू गेटवे मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन कोड है। द एसएपी गेटवे एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन हब बिटवीन एसएपी सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल सिस्टम। जैसे कि क्लाउड कनेक्टर मैंने बताया था, कि मान लो आपका कोई सिस्टम है जो क्लाउड पे है, एडब्ल्यूएस पे है, और कोई सिस्टम है जो क्लाइंट के नेटवर्क पे है, या एसएपी के किसी और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, या कोई और डेटा सेंटर के ऊपर है, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्लाउड कनेक्टर यूज़ होता है। वैसे ही एसएमजीडब्ल्यू यानी कि गेटवे क्यों यूज़ होता है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है बिटवीन एसएपी और एक्सटर्नल सिस्टम्स। ठीक है, एसएपी के साथ कोई एक्सटर्नल सिस्टम्स को कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे यूज़ होता है, और दो डिफरेंट डेटा सेंटर की सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्लाउड कनेक्टर यूज़ होता है, और क्लाउड कनेक्टर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन बीटीपी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्लाउड कनेक्टर क्या करता है, तो आप उसमें ऐसे कह सकते हो कि क्लाउड, मान लो मेरे कोई सिस्टम्स है जो क्लाइंट के ऑन प्रीमाइज नेटवर्क पे है, ऑन प्रीमाइज पर है, और कुछ सिस्टम्स उसके बीटीपी पे है, तो सॉरी ऑन प्रीमाइस पे है, और उनको कुछ और किसी और नेटवर्क पे, मान लो एडब्ल्यूएस में पब्लिक क्लाउड पे, या एसएपी के किसी और क्लाउड पे है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए दो डिफरेंट डेटा सेंटर पे, दो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लाउड पे, ऑन प्रीमाइस पे, दो अलग अलग इस पे टाइप ऑफ इस पे क्या कहते हैं, क्लाउड पे जब सिस्टम्स होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए आप क्लाउड कनेक्टर यूज़ करते हो। ठीक है, और बाकी एसएपी सिस्टम्स और एक्सटर्नल सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एसएमजीडब्ल्यू यानी कि गेटवे यूज़ करते हैं। गेटवे क्यों रिक्वायर होता है? फॉर आरएफसी कम्युनिकेशन, सीपीआई, पीआईपीओ, ये सारे जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। सीपीआई, पीआईपीओ इंटरफेसेस, एसएपी टू एसएपी कम्युनिकेशन, तो उन सब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है एसएमजीडब्ल्यू। एसएमजीडब्ल्यू इज अ ट्रांजैक्शन कोड फॉर गेटवे, याद रखना है, जी फॉर गेट, डब्ल्यू फॉर वे, गेटवे, एसएमजीडब्ल्यू ट्रांजैक्शन कोड। जब आप एसएमजीडब्ल्यू ट्रांजैक्शन कोड में जाते हो तो आपको लॉग्ड इन क्लाइंट्स दिखाता है, कनेक्टेड सिस्टम, आरएफसी कनेक्शन, होस्टिंग, ये सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, एक्सटर्नल सिस्टम मतलब पीआईपीओ जो है आपके जावा बेस्ड सिस्टम्स हो गए। ठीक है,
ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूँगी इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग वैसे कर सकते हैं।